रानी जवान तो हो चुकी थी, लेकिन वो हद से ज्यादा आलसी थी। अपने घर में वो खाना नहीं बनाती थी, यहाँ तक कि वो खुद के कपड़े तक नहीं धोती थी। उसके माता पिता ने उसका आलस दूर करने के बहुत सारे उपाय खोजे, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। फिर एक दिन उसकी माँ ने अपने पति से कहा, रानी का आलस तो दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमने सोचा था कि जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसका आलस भी खत्म हो जाएगा, पर इसका आलस तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अरे वो अभी बच्ची है, जब उसकी शादी हो जाएगी, उसके बच्चे होंगे, तब इसका आलस खुद ब खुद कम हो जाएगा एक दिन। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। जो मैं आपसे बात करने वाली थी वो बात आपने खुद कह दी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। जल्दी से रानी की शादी कर देते हैं, वरना इसका आलस हर दिन के साथ बढ़ता ही जाएगा। और इतनी आलसी लड़की से भला कौन शादी करेगा? जहां आजकल की लड़कियां दिन भर अपना मेकअप किया करती हैं, वहीं इसे तो सजने संवरने में भी आलस आता है। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं आज ही पंडित जी से बात कर लेता हूँ, वो कोई ना कोई लड़का ढूंढ लेंगे और जल्दी से रानी की शादी कर देते हैं। इसके बाद इसका आलस खुद ब खुद दूर हो जाएगा। रानी के पिता ने पंडित जी से रानी की शादी की बात कही। पंडित जी तो शादी कराने के लिए तैयार ही बैठे रहते हैं, इसलिए कुछ ही दिनों बाद पंडित जी एक लड़के के पूरे परिवार के साथ रानी के घर उसे देखने के लिए आए। ये लड़की के माता पिता हैं और ये है लड़का। इसका नाम समीर है। समीर बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है। इन्हें मैंने आपकी बेटी की फोटो दिखाई थी। समीर को लड़की पसंद है। पंडित जी, आपने लड़का पसंद किया है तो अच्छा ही होगा। मुझे भी आप लोगों का नेचर बहुत अच्छा लगा। अब आपकी बेटी तो बहुत शर्मीली है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। रानी का परिवार बहुत खुश हुआ। दोनों परिवारों का रिश्ता तय हो गया और समीर की शादी रानी के साथ हो गई। अरे बेटा, तेरी विदाई हो रही है। कम से कम जमाने को दिखाने के लिए ही सही थोड़ा बहुत तो रो ले। माँ, आपको पता है ना रोने में कितनी मेहनत लगती है। और मैं क्यों रोऊं? अगर मुझे शादी नहीं करनी होती तो मैं सीधा सीधा मना कर देती। अगर मुझे शादी करनी है तो फालतू में मैं क्यों रोऊं? देख रानी, तुझे मेरी कसम है, तुझे रोना ही पड़ेगा, वरना लोग क्या कहेंगे। कसम देते ही रानी बच्चों की तरह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। हाय रे अम्मा, हाय पापा, मुझे रोक लो। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। दूसरे के घर क्यों भेज रही हो तुम लोग? इंसान हो या जल्लाद? अपनी बेटी को जानबूझकर दूसरे के घर में भेज रहे हो। शर्म नहीं आती? मुझे नहीं जाना ससुराल, मुझे यहीं रहना है आप लोगों के पास। उसके माँ बाप समझ गए कि अब ये ओवर एक्टिंग कर रही है, इसीलिए उसकी माँ ने जबरदस्ती उसे कार में बिठा दिया और वो अपने ससुराल आ गई। ससुराल में उसकी पहली रसोई थी। अरे रानी बेटा, आज तेरी पहली रसोई है। तुझे जो भी बनाना आता है बना दे, ताकि जल्दी ये रस्म पूरी हो और मेरा काम खत्म हो। अब क्या करूं? यहाँ तो मैं बहाने भी नहीं बना सकती। घर में तो आज तक मैं चाय तक नहीं बनाती थी, और यहाँ इन लोगों के लिए खाने के लिए कुछ न कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। क्या सोचने लगी बहू? सासू माँ, मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए क्या बनाऊं। आप लोग ही बताइए क्या खाएंगे। आप लोग आलू टमाटर, आलू मटर, पनीर टिक्का, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, रसगुल्ला, छेना, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा या खीर, इनमें से क्या क्या बना दूं मैं? ये सब ऑप्शन सुनकर उसकी सास दंग रह गई। क्या बात है रानी, तुम्हें तो बहुत कुछ बनाना आता है। इतना ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। इस घर में तुझे लगा के सिर्फ 4 लोग हैं। जो भी तेरा मन हो बना दे। रानी ने बड़ी मुश्किल से खुद को खाना बनाने के लिए तैयार किया, मोटिवेट किया और किचन में जाकर कुछ बनाने लगी। आधे घंटे में ही उसे जो बनाना था उसने बना लिया और खाने की टेबल पर आ गई। रानी, तुमने तो आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतनी जल्दी सारा खाना बन भी गया? हाँ, खाना बनाने में तो इतना ही टाइम लगता है ना। सब लोग अपनी प्लेट आगे खींचे, मैं सबको खाना दे देती हूँ। रानी ने सबकी प्लेट में 1-1 चम्मच चावल और 1-1 चम्मच आलू मटर की सब्जी रखी। माँ, इसने तो सिर्फ 2-2 चम्मच ही सबको खाना दिया। बेटा, मुझे लगता है बहू ने सिर्फ इतना ही खाना बनाया है। उसने सोचा होगा पहले हम लोग खाना चख लें, फिर शाम को वो ज्यादा खाना बनाएगी, अगर खाना पसंद आएगा तो। अगर हम लोगों को खाना अच्छा नहीं लगेगा तो अपनी गलती में सुधार कर लेगी। इसीलिए उसने सिर्फ 2-2 चम्मच ही खाना बनाया है, ऐसा मुझे लगता है। क्या बात है माँ, आप तो दिन ब दिन इंटेलिजेंट होती जा रही हो। अरे, आप लोग आपस में क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? पहले खाना खाइए तो उसके बाद में पता चलेगा ना कि कैसा बना है। खुसुर फुसुर बाद में कीजिएगा। सभी लोगों ने 2-2 चम्मच खाना खा लिया। सबने खाने की तारीफ भी बहुत की। बहू, तुझे खाने के लिए 100 में 100 नंबर दिए जाते हैं। तू इस टेस्ट में पास हो चुकी है। अब रात में सबके लिए यही खाना बना देना
और हमें उम्मीद है कि तू जो भी बनाएगी अच्छा ही बनाएगी, और जो भी तेरा मन हो वो रात में बना देना। ठीक है सासू माँ। रानी अपने कमरे में अकेले बैठकर कुछ सोच रही थी। लगता है मेरे ससुराल वाले भी एक नंबर के आलसी है। मैंने सबको सिर्फ 2-2 चम्मच ही खाना दिया, फिर भी इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। चलो मेरे लिए तो अच्छा ही है, शाम को भी 2-2 चम्मच ही खाना बनाना पड़ेगा। वैसे इतना खाना बनाना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थोड़ा आराम कर लेती हूँ ताकि शाम को खाना बनाने के लिए थोड़ी ताकत मिल सके मुझे। शाम को रानी ने सबके लिए 2-2 चम्मच ही खाना बनाया। बहू, खाना हमने दिन में चख लिया था, तो फिर से तुमने इतना ही खाना क्यों बनाया? क्यों सासू माँ, ज्यादा बना दिया क्या? अरे रानी, 2-2 चम्मच से किसी का पेट भरता है क्या? माँ जी, इतना खाना बनाने में ही मेरी हालत खराब हो गई। अब जा रही हूँ आराम करने, आप लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। इतना कहकर रानी आराम करने चली गई। माँ, ये तो एक नंबर की आलसी निकली। मैं अभी ससुर जी से बात करता हूँ। नहीं बेटा, एक बाप जब अपनी बेटी दान कर देता है उसके बाद ससुराल वालों की ही जिम्मेदारी बन जाती है उसकी। बहू की शिकायत उसके मायके में करना ये हमारे संस्कार नहीं है बेटा। मैं खाना बना लिया करूंगी, धीरे धीरे बहू को भी सुधार दूंगी। ठीक है माँ, आप जैसी सास हर लड़की को मिले। कई दिन बीत गए लेकिन रानी का आलस कम नहीं हुआ। सारा खाना उसकी सास को ही बनाना पड़ता था। एक दिन उसकी सास अकेले किचन में खाना बना रही थी। उसके ससुर और समीर भी घर पर नहीं थे। तभी अचानक गैस ने आग पकड़ ली। सास किचन से बाहर आ गई लेकिन सिलेंडर भभक भभक कर चल रहा था। तभी रानी भाग कर आई और उसने बिना डरे एक कंबल सिलेंडर पर डाल दिया, जिससे आग बुझ गई। बहू, तूने तो कमाल कर दिया। आज पहली बार तुझे इतनी फुर्ती में देखा मैंने भी। रात को जब सब लोग घर आए तो उसकी सास ने सबको पूरी बात बताई। तभी रानी सभी के लिए बहुत सारा खाना बनाकर लाई। अरे बहू, आज तो ये दूसरा कमाल हो गया। माँ जी, आग लगने की घटना से मेरे अंदर का आलस पूरी तरह मर गया। लोग सही कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस तरह रानी का आलस हमेशा के लिए खत्म हो गया और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। जिसकी मुख्य किरदार है पावनी, जो शहर की सबसे बड़ी बिजनेसमैन राहुल सिंघानिया की इकलौती बेटी थी। बाय पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। थैंक्स पापा, बट आई एम गेटिंग लेट। आप आराम से नाश्ता कीजिए, मैं निकल रही हूँ। अरे रुको ना बेटा, मैं आ तो रहा हूँ। पावनी के पापा राहुल ने अपने हाथ में सैंडविच लिया और वो पावनी के साथ जाकर कार में बैठ गए। ड्राइवर, पहले कॉलेज ले चलो, पावनी को ड्रॉप करके फिर ऑफिस चलना। हाँ पावनी, और बताओ कैसा चल रहा है कॉलेज में? फर्स्ट क्लास पापा। बेटा, मुझे समझ नहीं आता कि शहर के इतने बढ़िया बढ़िया कॉलेज छोड़कर तुमने उस टीचर कॉलेज को क्यों चुना? पापा, भले ही मेरा कॉलेज सरकारी है लेकिन वहाँ के टीचर्स सबसे बेस्ट है। आपके सो कॉल्ड बढ़िया कॉलेजेस में फैसिलिटीज तो बहुत है, पर वहाँ की टीचर्स, उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब होता है, स्टूडेंट से नहीं। अब श्याम भैया, बस यही रोक दो। यहाँ क्यों? कॉलेज तो अभी आगे है ना? नहीं पापा, मेरे फ्रेंड्स बाहर ही खड़े होंगे और मैं उनके सामने आपकी इस महंगी गाड़ी से नहीं उतरना चाहती। इतना कहकर पावनी गाड़ी से उतर गई और फिर सर, पावनी मैडम कितनी समझदार है ना? हाँ, आखिर बेटी किसकी है? वो नहीं चाहती कि किसी को मालूम चले कि वो कितने अमीर बाप की बेटी है। ठीक तो है, सब उसके बारे में जान जाएंगे तो ये गरीब फटीचर लोग भीख मांग मांग कर उसे परेशान कर देंगे। ड्राइवर श्याम राहुल की बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया। वो पावनी को उसके बचपन से जानता था। वो समझता था कि पावनी असल में अपने दोस्तों के सामने अपने पापा के पैसों का दिखावा नहीं करना चाहती। असल में लोगों को लेकर पावनी और उसके पिता की सोच में काफी अंतर था। उधर कॉलेज में। हाँ जी मैडम, कहाँ रह गई थी? सॉरी, वो तुम्हें तो पता है ना, इस शहर में बसों में कितनी भीड़ रहती है। चिंता मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हें हर जगह अपनी बाइक पर ले चलूंगा, फिर तुम्हें बसों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अच्छा जी, और ये बाइक कहाँ से आएगी? मेरे घर से नहीं मिलने वाला कोई दहेज वहेज, अभी से बता रही हूँ, समझे? मुझे कुछ चाहिए भी नहीं सिवाय तुम्हारे। मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। गांव में अपना एक छोटा सा खेत है, खेती का काम अब पापा के बस का रहा नहीं, तो उसी जमीन को बेचकर एक बाइक लूंगा और एक छोटी सी दुकान खरीद लूंगा। कहाँ? इसी शहर में क्या? हो मैडम हो, इतना रईस नहीं हूं मैं। खुद को पूरा बेच भी दूंगा ना, तब भी यहाँ दुकान नहीं खरीद पाऊंगा। केशव की बात पर पावनी जोर जोर से हंसने लगी। केशव और पावनी कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। दोनों की पहले दोस्ती हुई, फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। पर पावनी ने केशव को कभी नहीं बताया कि वो कितनी अमीर है, जबकि केशव ने पावनी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था।
केशव गांव से शहर आया पढ़ने के लिए और वो एक छोटे किसान का बेटा था। ऐसे ही वक्त बीता और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने को आ गई। फिर एक दिन, पावनी, मुझे तुम्हारे घर वालों से मिलना है। पर उनसे क्यों मिलना है तुम्हें? अरे उनसे मिलवाओगी नहीं तो तुम्हारा हाथ किससे मांगूंगा भाई? अच्छा, और वो एक बेरोजगार के हाथ में मेरा हाथ दे देंगे? ओ मिस्टर, पहले कुछ काम धंधा शुरू करो, फिर आना मेरा हाथ मांगने। ठीक है, तो फिर डन रहा। मैं अगले महीने तक अपना वो खेत बेचकर गांव में एक दुकान खोलता हूँ और एक नई बाइक भी खरीद लूंगा और फिर उसी बाइक पर आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। सही है, तुम्हारे घर वालों पर भी तो इंप्रेशन जमना चाहिए कि लड़का पैसे वाला है भाई। केशव की बात सुनकर पावनी मुस्कुरा दी। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन पावनी ने हिम्मत करके अपने पापा राहुल सिंघानिया को केशव के बारे में बता ही दिया। केशव की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकर राहुल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्या कहा तुमने? किसान का बेटा? और वो खुद क्या करता है? पापा, वो गांव में उसकी दुकान है। गांव में? बेटी, आर यू गॉन मैड? कैसे रहोगी तुम उस फटीचर के साथ? राहुल सिंघानिया की बेटी एक गांव में गोबर और कीचड़ के बीच रहेगी क्या? पापा प्लीज, आप समझने की कोशिश कीजिए। आई लव हिम और मैं उसके बिना। शट अप पावनी। अरे अपना नहीं तो कम से कम मेरे स्टेटस के बारे में तो सोचो। आई एम सॉरी पापा, पर मैंने स्टेटस देखकर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान देखकर उसे पसंद किया है। ओह, तो इसका मतलब तुम फैसला कर चुकी हो। ठीक है, मैं सब समझ गया। तुमने इंसान देखकर प्यार किया और उसने तुम्हारा पैसा देखकर। मैं उसे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। ये बात कान खोलकर सुन लो तुम। पापा, उसे तो पता ही नहीं है कि आप मेरे पापा हो और ना ही उसे आपसे कोई दहेज चाहिए। दहेज तो बहुत दूर की बात है। मैं तो उस फटीचर की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये बात कहकर राहुल सिंघानिया वहां से चले गए और पावनी को समझ आ गया कि केशव से उसकी शादी उसके पिता की मर्जी से तो कभी नहीं हो सकती। अब पावनी के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपना थोड़ा बहुत सामान लिया और सीधे केशव के पास चली गई। केशव अपनी नई बाइक लेकर आया था। इसके बाद पावनी ने हिम्मत करके केशव को सब कुछ बता दिया। केशव फौरन पावनी को अपने साथ एक मंदिर लेकर गया और वहां दोनों ने शादी कर ली। शादी भले ही बहुत सादगी से हुई थी, लेकिन इस शादी से पावनी और केशव दोनों बहुत खुश थे। फिर एक दिन, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? पावनी, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? यहाँ गांव में रहकर मैं अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगर हम शहर चले गए तो पापा जी का ख्याल कौन रखेगा? पावनी की समझदारी भरी बातें सुनकर केशव को बहुत अच्छा लगा। दरअसल केशव के पापा की तबीयत काफी खराब रहती थी, इसलिए केशव उन्हें छोड़कर शहर नहीं जा सकता था। फिर एक दिन जब केशव और पावनी बाइक से कहीं जा रहे थे, तब रास्ते में ही केशव की बाइक खराब हो गई और फिर शिट, ये क्या हो गया यार? अब तो फंस गए। कोई बात नहीं, आसपास कोई बाइक रिपेयरिंग की दुकान होगी ना, चलो देखते हैं। अरे नहीं बाबा, यहाँ कम से कम 20 किलोमीटर तक कोई बाइक की दुकान नहीं है। केशव की बात सुनकर पावनी दुखी भी थी और हैरान भी। हैरान इसलिए कि इतनी बड़ी आबादी और हाईवे होने के बावजूद वहाँ कोई बाइक रिपेयर की दुकान नहीं थी। किसी तरह वो दोनों रात को अपने घर पहुंचे और अगली ही सुबह पावनी तैयार होकर बिना किसी से कुछ कहे शहर के लिए निकल गई। जब केशव को पावनी घर में नहीं दिखी तो उसने उसे फोन किया। पावनी, कहाँ हो तुम? सॉरी केशव, तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हें उठाया नहीं। मैं शहर आई हूँ किसी काम से, शाम को आकर सारी बात बताती हूँ। पावनी एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही थी। दरअसल केशव का जन्मदिन आ रहा था और पावनी उसके जन्मदिन पर उसे एक बड़ा तोहफा देना चाहती थी। वो अपने पापा के ड्राइवर श्याम से जाकर मिली। अंकल नमस्ते, कैसे हो आप? अरे पावनी मैडम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? श्याम कई सालों से राहुल का ड्राइवर था और गाड़ी और रिपेयरिंग के बारे में उसे अच्छी खासी जानकारी थी। पावनी उसकी बहुत इज्जत करती थी और श्याम भी पावनी को बहुत मानता था। वो पावनी की मदद करने के लिए फौरन तैयार हो गया। श्याम से मिलने के बाद पावनी सीधे बैंक गई और वहां एक फाइल दिखाकर उसने लोन पास करा लिया। वो फाइल बिजनेस लोन के लिए थी और बैंक को पावनी का आइडिया पसंद आया था। शाम को जब पावनी घर लौटी तो वो एक छोटे से ट्रक में सवार थी। पावनी, अब ये सब क्या है? और ये ट्रक? हाँ, मैं इस ट्रक में हमारी खुशियां और तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट लेकर आई हूँ। जैसे ही ट्रक वाले ने ट्रक का गेट खोला तो दिखाई दिया कि पूरा ट्रक छोटी बड़ी कई सारी पेटियों से भरा पड़ा था, जिनमें बाइक रिपेयरिंग के लिए जरूरी हर सामान मौजूद था। केशव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पावनी ने आगे बढ़कर केशव को गले से लगाया और चहकते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मिस्टर। पावनी ने न सिर्फ पूरे गांव की एक बड़ी परेशानी का हल ढूंढ निकाला था, बल्कि केशव को उसके गांव में रहकर ही अच्छी कमाई करने का एक बढ़िया मौका भी दे दिया था। ठीक एक हफ्ते बाद केशव के ऑटो सर्विस सेंटर का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से हुआ।
सब लोग पावनी और केशव के लिए तालियां बजा रहे थे और केशव आंखों में आंसू लिए बस पावनी को देखे जा रहा था। उसे एहसास हो गया था कि पावनी के रूप में उसने बिल्कुल सही जीवन साथी को चुना है, जो उसके स्वाभिमान की भी कीमत समझती है और हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहने की हिम्मत भी रखती है।